अब देखो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक स्टार्ट किया था रोलिंग, और रोलिंग में भी हम बात कर रहे थे किसकी, प्योर रोलिंग की। अच्छा, वहां पे हमने प्योर रोलिंग के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कोई व्हील ने 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है तो उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ मास 2 पाई आर होगा। अगर ऐसा होगा तो प्योर रोलिंग होगी, ज्यादा या कम होगा तो रोलिंग विथ स्लिपिंग होगी। वहां पे सेकेंड प्रॉपर्टी हमने लिखी थी वहां पे कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा था। वीसीएम किसके रेस्पेक्ट में था, उस सरफेस के रेस्पेक्ट में था जिस पे बॉडी क्या कर रही थी, प्योर रोल कर रही थी। फिर नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आया था एसीएम इक्वल्स टू आर अल्फा। फिर नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आया था कि जब भी कोई बॉडी प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगी तो जो भी लोअर मोस्ट पॉइंट रहेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस जिस पे वो प्योर रोलिंग क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। फिर मैंने बोला था कि लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो अगर फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसका नेचर वहां पे स्टैटिक होगा। फिर यह भी हमने डिस्कस किया था कि लोअर मोस्ट पॉइंट रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है उस इंस्टेंट पे, तो फ्रिक्शन का वर्क 0, और फ्रिक्शन का वर्क 0 होगा तो मैकेनिकल एनर्जी वहां पे क्या होगी, कंजर्व होगी। तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे प्योर रोलिंग के केस में हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, कंजर्व करानी पड़ती है। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वहां पे किसकी, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। तो हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और ध्यान है ये जो मेथड हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं इस मेथड का केवल यही यूज है कि इस मेथड के थ्रू हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हो गया ग्राउंड, और यहां पे अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, यहां पे हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है यहां पे रिंग। रिंग का मास m, रेडियस r। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, या तो पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर मैं लिखता हूं। अब देखो इस तरह से कुछ हमने डायग्राम ड्रॉ किए। जो भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबका मास m लेना है, रेडियस कितना लेना है, वहां पे r लेना है। अच्छा, फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है रिंग। सेकेंड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है डिस्क। थर्ड केस में डिस्क, और जो फोर्थ केस है उसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर। अच्छा, अब इन सभी केस में हम कर क्या रहे हैं, तो जो फर्स्ट केस है उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड केस में हम डिस्क पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, कितने डिस्टेंस पे, तो हम ये अप्लाई कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस r/2। जो फोर्थ केस है वहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यहां पे F और यहां पे 2F। डिस्टेंस r/2 है, ये भी r/2,
अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि इस मेथड का यूज क्या है, इस मेथड का यूज है कि इस मेथड के थ्रू हम प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एज्यूम द सरफेस टू बी स्मूथ। जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, एज्यूम कर लो कि ये सरफेस मेरा कैसा है, स्मूथ है। अच्छा, अब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। सरफेस को हमने स्मूथ एज्यूम किया, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो क्या क्या शो करोगे, एक तो शो करोगे यहां पे नॉर्मल mg और अप्लाइड फोर्स F। तो फर्स्ट केस में हम क्या बोल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिंग है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एज्यूम किया सरफेस स्मूथ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। अब अगले स्टेप में हमें कंसीडर करना है ऑब्जेक्ट का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, कंसीडर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहला स्टेप क्या है, सरफेस को स्मूथ मानो। अगले स्टेप में इमेजिन करो कि ये ऑब्जेक्ट केवल क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है। अच्छा, ट्रांसलेट करेगा तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन वहां पे सेम होगा। अब बताओ ये किसके कारण ट्रांसलेट कर रहा होगा, एफ फोर्स के कारण ट्रांसलेट कर रहा होगा। तो इक्वेशन लिखोगे एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ गई एफ बाय एम। अब मैंने क्या बोला है, पहले सरफेस को स्मूथ मानो, अगली बार कंसीडर करो ट्रांसलेशनल मोशन। और जब ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ए आगे की ओर होगा। अगले स्टेप में कंसीडर करो ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशनल मोशन। इसका हो जाएगा वहां पे प्योर रोटेशनल मोशन। पहले हमने सरफेस को स्मूथ इमेजिन किया, फिर वहां पे हमने कंसीडर किया प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन के थ्रू हमने क्या किया, लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसका केवल प्योर रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे। किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम प्योर रोटेशनल मोशन कंसीडर करते हैं तो कौन इसको रोटेट कराएगा, केवल एफ फोर्स जो रहेगा वो यहां पे रोटेट कराएगा। और बताओ टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क बनेगा एफ इंटू आर इक्वल्स टू आईसीएम इंटू अल्फा। अच्छा, अब आईसीएम क्या होगा, रिंग की बात कर रहे हैं तो यहां पे लिखो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा वहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा एफ बाय एम आर वहां पे। अच्छा, अब एक बार जब हम ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करते हैं तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे, जब हम रोटेशनल मोशन कंसीडर करेंगे तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे रहेगा और वो होगा आर अल्फा। अब कैलकुलेट करो, लोअर मोस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा रोटेशनल मोशन के कारण वो होगा आर इंटू अल्फा, और आर इंटू अल्फा का मतलब क्या हो गया, एफ बाय एम। तो करना क्या है, पहले हमें सरफेस को स्मूथ मानना है, अगले स्टेप में प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करो और लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो। फिर अगले स्टेप में ऑब्जेक्ट का प्योर रोटेशनल कंसीडर करो, लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो। अब इन दोनों एक्सेलरेशन को ऐड कर दो। बताओ दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो हम लिखेंगे 80 माइनस ए, ये टोटल एक्सेलरेशन है। अब 80 का मतलब क्या हो गया, एफ बाय एम, ए का मतलब भी क्या हो गया, एफ बाय एम। तो रिजल्ट आ गया 0। और अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 है तो ध्यान रखना उस केस में फ्रिक्शन जो डेवलप होगा वो 0 आएगा। क्लियर। वैसे अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग देख के फाइंड आउट कर लेते थे जब बॉडी ट्रांसलेट करती थी या रोटेट करती थी, लेकिन प्योर रोलिंग जब कोई बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है।
तो फिर वहां पे हम ये मेथड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सरफेस को स्मूथ मानो, ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करो, लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो, फिर अगले स्टेप में रोटेशनल मोशन कंसीडर करो, लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालो, इन दोनों एक्सेलरेशन को ऐड कर दो। लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर 0 है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट रेस्ट में है, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे होगा तो फ्रिक्शन पीछे होगा, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन पीछे होगा तो फ्रिक्शन वहां पे क्या होगा, आगे होगा वहां पे। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में क्या होगा, ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो वही होगा F/m, लेकिन जब रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो डिस्क है और डिस्क का होता है mr²/2, तो ये हो जाएगा 2f/mr, अगले स्टेप में हो जाएगा 2f/m। अब बताओ, जब दोनों एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे तो 80 ज्यादा है, और 80 ज्यादा है, इसका मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जा रहा है, और लोअर मोस्ट पॉइंट अगर पीछे जा रहा है तो फ्रिक्शन इस केस में आगे लग रहा है। अब बताओ ये डायग्राम क्या क्लियर कर रहा है, ये डायग्राम पहली चीज क्लियर कर रहा है कि जब भी प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करेगा एक तो ऑब्जेक्ट पे। बताओ, यहां पे ऑब्जेक्ट रिंग थी, यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्क थी, दोनों ही केस में हमने फोर्स कहां अप्लाई किया था, दोनों ही केस में हमने फोर्स अप्लाई किया था टॉप मोस्ट पॉइंट पे। फर्स्ट केस में फ्रिक्शन 0 आया, सेकेंड केस में फ्रिक्शन कहां निकल के आ गया, आगे की ओर निकल के आ गया। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक तो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर अगले स्टेप में आओ, यहां पे अगर फिर से आओगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण F/m, रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे तो F × r/2, 2 कैंसिल आउट होगा, फिर से 2f/mr, 80 की वैल्यू r∝ F/m। फिर से अब दोनों को सॉल्व करोगे, रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा। और लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर 0 है, अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 निकल के आ रहा है तो अगेन इस केस में फ्रिक्शन। अब बताओ, ये दोनों डायग्राम क्या क्लियर कर रहे हैं, ये दोनों डायग्राम क्लियर कर रहे हैं कि दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, लेकिन एक केस में फ्रिक्शन आगे है, दूसरे केस में फ्रिक्शन 0 है। इसका मतलब है फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वहां पे। तो जो भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक तो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरा डिपेंड कर रहा है किस पॉइंट पे हमने फोर्स क्या किया है, अप्लाई किया है। अच्छा, अब यहां पे आओ, यहां पे जब आओगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल मोशन के कारण क्या होगा, 2f + f, 3f/m। अच्छा, अब अगले स्टेप में कंसीडर करो रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन कंसीडर करोगे, बताओ किसका टॉर्क ज्यादा है, f का टॉर्क ज्यादा है, 2f का टॉर्क ज्यादा है। तो 2f का टॉर्क अगर ज्यादा होगा तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो 80 की वैल्यू r∝ वो भी आगे की ओर होगी। हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, पॉइंट आगे की ओर जा रहा है, पॉइंट अगर आगे की ओर जा रहा है इसका मतलब है इस केस में फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा होगा। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन वहां पे क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना है इस मेथड का और कोई यूज नहीं है, इस मेथड के थ्रू हम केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वहां पे। अब जैसे देखो वहां पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लो, वहां पे जैसे यहां पे हमारे पास एक सिलेंडर है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वहां पे सिलेंडर है, सिलेंडर का मास m है, रेडियस r है। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर का मास m, रेडियस कितना r है। अब इस सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे हम अप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स F। जो भी सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास है उस पर हम कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, और जब हम कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ये सिलेंडर वहां पे प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है। जब हम सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म कर रहा है। अब कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट केस में बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फर्स्ट केस में पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, सेकेंड केस में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और थर्ड केस में हमें फाइंड आउट करना है कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने क्या बोला है, अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सरफेस को स्मूथ इमेजिन करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो N, mg और F। बताओ इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? N होगा, mg होगा और F होगा। अच्छा अब तुम ये बताओ मुझे यहां पे, अगर सबसे पहले अगर हम कंसीडर करते हैं बॉडी का वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर कंसीडर करोगे तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन F/m आगे की ओर होगा। अगले स्टेप में हमें करना क्या, अगले स्टेप में हमें रोटेशनल मोशन कंसीडर करना है। बताओ किसी का टॉर्क है क्या? नहीं, टॉर्क जीरो तो अल्फा जीरो, अल्फा जीरो तो AT भी जीरो। अब दोनों को ऐड कर दो, बताओ लोअर मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है? आगे की ओर जा रहा है, और लोअर मोस्ट पॉइंट आगे की ओर जाएगा, इसका मतलब है फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे की ओर लग रहा है, और फ्रिक्शन जो रहेगा वो यहां पे स्टैटिक होगा। अच्छा फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो हमें मिल गया, अब साथ में यहां पे शो करो N और mg। तो फर्स्ट केस में पूछ रहा था फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन पीछे की ओर है। अच्छा दूसरा लॉजिक ये भी है सोचने का कि जब इस सिलेंडर को हम खींचेंगे तो ये सिलेंडर इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा, और इस तरह से अगर रोल कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी बननी चाहिए, और क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी तभी बनेगी जब क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा होगा, और यह पॉसिबल तभी होगा जब फ्रिक्शन पीछे जाएगा, और फ्रिक्शन अगर पीछे जाएगा तो वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा वहां पे। अच्छा अब अगले स्टेप में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक बार कंसीडर करो बॉडी का प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। जब प्योर ट्रांसलेशनल मोशन लोगे तो N किसको बैलेंस करेगा? mg को बैलेंस करेगा। जब हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन लेंगे तो नॉर्मल mg को बैलेंस कर देगा, और F माइनस fs ये नेट फोर्स होगा, उसको हम लिखेंगे m इंटू ACM। देखो है कि नहीं है, नॉर्मल mg को बैलेंस करेगा और F माइनस fs क्या होगा? m इंटू ACM दे देगा। तो एक बार हमें इमेजिन करना है कि केवल ट्रांसलेट कर रहा है, अगले स्टेप में हमें इमेजिन करना है कि ये केवल रोटेट कर रहा है, और रोटेट कर रहा है तो टॉर्क किसका बन रहा है? तो हम लिखेंगे Fs इंटू आर इक्वल्स टू ICM इंटू अल्फा, Fs इंटू आर। कुछ नहीं बोल रहा है तो सॉलिड सिलेंडर मानेंगे इसको, तो ये हो जाएगा mr²/2 इंटू अल्फा, तो Fs हो जाएगा mr/2 इंटू अल्फा। ये हो गई इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी? नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगी कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी थी ACM इक्वल्स टू R अल्फा। अब अल्फा की जगह पुट करोगे तो Fs कितना आ जाएगा? देखो चेक करो, MACM/2, R अल्फा की जगह ACM, तो MACM/2, Fs की वैल्यू पुट करोगे यहां पे तो इक्वेशन हो जाएगी F इक्वल्स टू 3/2। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा 2F/3m। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है वहां पे कितना? 2F/3m।
3m वहां पे। तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की ओर। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया 2f/3m। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो जो फ्रिक्शन निकल के आएगा वो निकल के आएगा f/3। देखो है कि नहीं है? fs की जगह ACM की जगह पुट कर दो 2f/3m, तो फ्रिक्शन आ गया वहां पे कितना? f/3। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में यही पूछता है कि हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए प्योर रोलिंग होती रहे, क्योंकि जब फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो कई बार ये सिलेंडर स्लिप कर जाता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रिक्शन मालूम है, फ्रिक्शन स्टैटिक है, तो इसको हम लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू FL। तो अगले स्टेप में f/3 लेस देन इक्वल्स टू μmg। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है तो यहां पे हम फोर्स की रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेंज आ रही है F शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 μmg। फोर्स अगर इस रेंज के बराबर है, फोर्स या तो इसके बराबर है या इससे कम है, तो उस केस में ये सिलेंडर प्योर रोलिंग मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर फोर्स इससे ज्यादा हुआ तो उस केस में सिलेंडर वहां पे क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा वहां पे। क्लियर? तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन एक तो हमने निकालना सीखा, दूसरा हम ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशनल मोशन, बाद में प्रॉपर्टी यूज कर ली ACM इक्वल्स टू R अल्फा। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वहां पे आंसर मिल जाएगा वहां पे। फिर देखो, अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है वो IIT में पूछा जा चुका है। 2000 या 2001 का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पे एक इंक्लाइंड है, और इस इंक्लाइंड पे एक सिलेंडर को हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, और जब भी हमने सिलेंडर को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया तो ये सिलेंडर प्योर रोल करता हुआ गया। रोलिंग का मतलब ही प्योर। अब हुआ क्या? जैसे ही हमने सिलेंडर को इस तरह से ऊपर की ओर थ्रो किया तो सिलेंडर ऊपर की ओर गया, कुछ टाइम बाद ये सिलेंडर रुक गया। किसी इंस्टेंट पे ये सिलेंडर वहां पे रुका, और उसके बाद ये सिलेंडर नीचे की ओर चलना स्टार्ट कर देता है। देखो प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं होता है। अगर हम किसी रिंग को या डिस्क को इंक्लाइन पे इस तरह से रोल करें तो पहले ऊपर जाएगी डिस्क, रुकेगी, उसके बाद डिस्क क्या होगी? नीचे की ओर आएगी। तो यहां पे सिलेंडर को हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया, सिलेंडर रुका, उसके बाद सिलेंडर नीचे आ गया। अब क्वेश्चन में यह पूछता है कि जब ये सिलेंडर ऊपर गया या फिर जब ये सिलेंडर नीचे आया, तो दोनों ही केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या था? हमेशा अपवर्ड था, हमेशा डाउनवर्ड था, या फर्स्ट केस में अपवर्ड, सेकंड में डाउनवर्ड, या फर्स्ट में डाउनवर्ड, सेकंड में अपवर्ड। तो इस तरह के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सरफेस को स्मूथ इमेजिन कर लो। स्मूथ इमेजिन करोगे तो नॉर्मल mg sin थीटा mg cos थीटा। तो सबसे पहले सरफेस को स्मूथ इमेजिन कर लो, फ्रिक्शन भूल जाओ। बताओ सरफेस को अगर स्मूथ इमेजिन करोगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे की ओर होगा, mg sin थीटा के कारण। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसी का टॉर्क बन रहा है क्या? नहीं। तो अल्फा तो वहां पे 0 है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड कर दो तो लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे जा रहा है, तो फ्रिक्शन वहां पे ऊपर की ओर होगा। तो जब ये सिलेंडर ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन भी अपवर्ड एक्ट करेगा, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वहां पे डिक्रीज हो रही है। जब ये सिलेंडर ऊपर जाएगा, तो सिलेंडर जब ऊपर जाता है तो प्योर रोलिंग की प्रॉपर्टी तो हमेशा एप्लीकेबल होगी। v अगर डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा भी डिक्रीज करता है, और ओमेगा तभी डिक्रीज करेगा जब फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा के क्या होगा? ऑपोजिट बनेगा वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में जब ये नीचे की ओर आएगा तो फिर से तुम क्या बोलोगे वहां पे? नॉर्मल mg sin थीटा। बताओ ट्रांसलेशनल मोशन अगर कंसिडर करोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन a नीचे की ओर,
रोटेशनल मोशन अगर कंसिडर करोगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा 0, दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दोगे, लोअर मोस्ट पॉइंट नीचे की ओर जा रहा है, और लोअर मोस्ट पॉइंट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन अगेन यहां पे क्या है, तो जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था कि दोनों ही केस में, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड कहां लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो यहां पे भी फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइंड अपवर्ड है, यहां पे भी फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड क्या है, अपवर्ड है। देखो है कि नहीं वहां पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और लिखवाता हूं वहां पे, देखो एक क्वेश्चन है वहां पे, लेकिन चलो ठीक है, क्वेश्चन रोलिंग का है और प्रॉपर्टी कुछ यूज होगी वहां पे। चलो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन लिखो वहां पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ऑफ मास 1 kg। तो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, क्वेश्चन में बात कर रहा है हॉलो स्फीयर की। हॉलो स्फीयर है, जो मास है, मास यहां पे 1 kg है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर ऑफ मास 1 kg is placed on a rough horizontal surface for which the coefficient of static friction between the surfaces in contact is 2/5। तो एक हॉलो स्फीयर है जिसको हमने किसी सरफेस पे लाके प्लेस किया है और सरफेस मेरा रफ है। जो म्यू है, म्यू की वैल्यू वहां पे दी हुई है कितनी, 2/5। Find the maximum constant force which can be applied at the highest point in the horizontal direction so that the sphere can roll without slipping। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए ये स्फीयर रोल करता रहे विदाउट स्लिपिंग, यानी यहां पे विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कंसिडर करो यहां पे सरफेस को स्मूथ मानो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो एक तो शो करोगे नॉर्मल mg। अगर ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन f/m आगे की ओर होगा। अगले स्टेप में रोटेशनल मोशन कंसिडर करो, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। टॉर्क कितना बनेगा, टॉर्क बनेगा F × R, ICM 2/3 हॉलो है तो 2/3 mr² इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3f/2mr। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3f/ क्या हो गया, 2mr। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क देखोगे तो उसका सेंस कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो AT जो रहेगा वो पीछे की ओर रहेगा और AT जो रहेगा वो होगा R α। R अल्फा करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 3f/2m। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है, लोअर मोस्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां होगा, आगे की ओर होगा, और फ्रिक्शन तुम्हारा स्टैटिक होगा। तो पहले तो हमने क्या किया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन वहां पे फाइंड आउट कर लिया। अब और कोई यूज नहीं है। अब मान लो किसी टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM है। पहले हमें कंसिडर करना है ट्रांसलेशनल मोशन, तो नॉर्मल mg के बराबर जो नेट फोर्स होगा वो होगा F + Fs = m × ACM। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन से। अगली बार क्या करोगे, अगली बार हम कंसिडर करेंगे रोटेशनल मोशन, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर रोटेशनल मोशन लोगे तो क्या लिखोगे, वो लिखोगे वहां पे F × R। ध्यान, हमें टॉर्क कैसा चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। तो नेट टॉर्क अगर कैलकुलेट करोगे तो F का टॉर्क ज्यादा होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क कम होगा, क्योंकि फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा।
हमें नेट टॉर्क क्लॉकवाइज चाहिए, तो F इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर इक्वल्स टू, तो अगले स्टेप में F माइनस एफ एस इंटू आर ICM 2/3, तो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई F माइनस एफ एस इक्वल्स टू 2/3 MR अल्फा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है प्योर रोलिंग की, ACM इक्वल्स टू R अल्फा। तो R अल्फा की जगह ACM पुट कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगी F माइनस एफ एस इक्वल्स टू 2/3 इंटू MACM। ये इक्वेशन थी F प्लस एफ एस इक्वल्स टू, अब यहां पे अगर दोनों को ऐड करोगे तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, 2F किसके बराबर, 2F हो जाएगा वहां पे 2/3 प्लस 1 5/3। देखो है कि नहीं, वहां पे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2F जो रहेगा 2F हो जाएगा वहां पे 1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू MACM। ACM कितना हो जाएगा, ACM हो जाएगा 6F अपॉन 5M। जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा 6F अपॉन क्या हो गया 5M हो गया वहां पे। अच्छा, अब ACM की वैल्यू पुट कर दे, हमें कैलकुलेट क्या करना है F की मैक्सिमम वैल्यू, तो F ACM की वैल्यू पुट करो, तो अगले स्टेप में F प्लस एफ एस, M कैंसिल आउट होगा 6F/5, FS क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो FS हो जाएगा F/5 लेस देन इक्वल्स टू, तो F/5 लेस देन इक्वल्स टू FL का मतलब म्यू इंटू M इंटू G, तो जो भी फोर्स आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू M इंटू G 10 इंटू 2, तो जो मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं वहां पे 20 न्यूटन। चेक कर लेते हैं आंसर इसका। जो मैक्सिमम फोर्स हम अप्लाई कर पा रहे हैं वो अप्लाई कर पा रहे हैं यहां पे 20 न्यूटन वहां पे। सॉल्व करने का तरीका यही है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लो, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशनल मोशन, फिर लिखो वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, a uniform disk of mass m is released from rest from the rim of a fixed hemispherical ball so that it rolls along the surface। तो हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस r। अच्छा, क्या बोल रहा है यहां पे, हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस मान लो r, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक डिस्क को लाके रिलीज कर रहे हैं यहां पे। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है मेरा वहां पे डिस्क। डिस्क का मास m है, रेडियस कितना है वहां पे r है। अच्छा, जैसे डिस्क को हम छोड़ते हैं तो ये डिस्क यहां पे रोल करते हुए नीचे आ रही है, यानी किसी टाइम पे अगर देखेंगे तो VCM होगा, यहां पे ओमेगा होगा, और पहला रिलेशन होगा VCM इक्वल्स टू R ओमेगा। ध्यान, R हमेशा ऑब्जेक्ट का रेडियस लिया जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द रिम ऑफ अ फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल सच दैट इट रोल्स अलोंग द सरफेस इफ द रिम ऑफ द हेमिस्फीयर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल। If the rim of the hemisphere is kept horizontal, find the normal force
exerted by the ball on the disc when it reaches the bottom of the ball। तो बताना है कि जब ये बॉटम पे पहुंचेगा तो उस केस में जो बॉल रहेगा वो डिस्क के ऊपर नॉर्मल कितना अप्लाई करेगा, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है। अच्छा, यहां पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फोर्सेस कौन कौन से शो करेंगे, एन एम जी। अच्छा, उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन होगा क्या, ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो एन एम जी, इसके कारण कोई भी फोर्स आगे नहीं है, तो ट्रांसलेशनल मोशन लोगे तो लोअर मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, रोटेशनल मोशन लोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तब भी टॉर्क वहां पे क्या है 0। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रिक्शन भी क्या होगा 0 हो जाएगा वहां पे। अच्छा, अब मैं यहां पे अगर सेंटर ऑफ मास की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे n माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या होगा, एम वी सी एम स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा r माइनस आर। देखो है कि नहीं यहां पर, तो जो भी नॉर्मल रहेगा उसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन सेंटर ऑफ मास r माइनस आर के रेडियस पे मूव कर रहा है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसको मान लो रेफरेंस, प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब है एनर्जी को हम कंजर्व करा सकते हैं। तो इनिशियली एनर्जी क्या लिखोगे, एम जी आर, बाद में क्या लिखोगे, एम जी स्मॉल आर, साथ में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट केस में हम एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा एम जी आर माइनस आर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम कितना हो जाएगा, आईसीएम हो जाएगा, डिस्क की बात कर रहा है तो डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे, अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो तो एम जी आर माइनस आर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ आर ओमेगा की जगह तो ये हो जाएगा 1/4 एम, हाफ प्लस 1/4 3/4 एम इंटू वी सी एम स्क्वायर, एम से एम कैंसल आउट होगा, वी सी एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 4g आर माइनस आर अपॉन 3m। देखो यही तुम्हारा वीसीएम होगा कि नहीं होगा, 4g आर माइनस आर अपॉन वहां पे क्या हो गया 3m, वीसीएम की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, इक्वेशन हो जाएगी n माइनस एम जी, आर आर कैंसल आउट होगा, अच्छा m तो कैंसल आउट हो गया होगा ना वहां पे, तो वीसीएम स्क्वायर की जगह पुट कर दोगे, आर माइनस आर कैंसल आउट होगा तो रिजल्ट होगा 4mg/3, सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 7mg/3, यही हमारी नॉर्मल होगी। जो नॉर्मल आती है वो आती है कितनी, नॉर्मल आती है वहां पे 7mg/3। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे, क्लियर ना वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ,
देखो यार क्वेश्चन देखो यार, वहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग wound on the surface of a solid cylinder of mass m and radius r। तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हमने वाउंड किया है, तो स्ट्रिंग को हमने रैप किया है किसके ऊपर, एक सिलेंडर के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग वाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो इसका मास दिया है m, रेडियस r। इस तरह से हमने स्ट्रिंग को रैप किया है वहां पे। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, the free end of a string wound on the surface of a solid cylinder of mass m and radius r is pulled by a force F as shown in figure। तो इस एंड को हम पुल कर रहे हैं विथ अ फोर्स F as shown in figure। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if there is sufficient friction between the cylinder and floor so that the cylinder is able to roll without slipping, find the maximum angular acceleration that the cylinder can have। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब इस तरह से हम खींचते हैं तो ये सिलेंडर प्योर रोलिंग परफॉर्म करता है, तो बताना है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अच्छा, अब सबसे पहले तो क्या करो तुम, फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, सरफेस को मान लो स्मूथ। अब सरफेस को अगर स्मूथ मानोगे तो नॉर्मल mg f। ट्रांसलेशनल मोशन अगर कंसिडर करेंगे तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0, लेकिन रोटेशनल मोशन अगर कंसिडर करोगे तो ये ऐसा रोटेट करेगा इस F फोर्स के कारण, और अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां पे राइट की ओर होगा। दोनों को कंबाइन करो, लोअर मोस्ट पॉइंट राइट की ओर जा रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही यहां पे हम स्ट्रिंग को पकड़ के खींचेंगे ये इस तरह से रोल करता हुआ जाएगा। अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो मिल गया। अब अगले स्टेप में वहां पे फोर्सेस शो कर दो। तो एक तो शो करोगे यहां पे N, फिर यहां पे शो करोगे mg, किसी टाइम पे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब पहली इक्वेशन क्या लिखोगे, ट्रांसलेशनल मोशन कंसिडर करोगे तो n प्लस f किसके बराबर, mg के बराबर। अगली इक्वेशन क्या लिखोगे, अगली इक्वेशन लिखोगे Fs इक्वल्स टू m इंटू ACM। ट्रांसलेशनल मोशन से आ रहा है। अब अगली इक्वेशन आएगी रोटेशनल मोशन। अच्छा, हमें ओमेगा ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। इस फ्रिक्शन का टॉर्क अगर देखोगे तो फ्रिक्शन सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है, और हमें नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज चाहिए। तो हम लिखेंगे F इंटू आर माइनस Fs इंटू आर इक्वल्स टू ICM अल्फा। ICM हो जाएगा रेडियस r लेना। तो अगले स्टेप में F माइनस Fs इक्वल्स टू एम आर अल्फा बाई 2, ये हो गई इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ACM इक्वल्स टू आर अल्फा। तो आर अल्फा की जगह पुट कर दो ACM बाई 2, तो F माइनस Fs इक्वल्स टू, और Fs की जगह पुट कर दो MACM, तो F जो रहेगा वो हो जाएगा 3/2। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा ACM की वैल्यू कैलकुलेट कर लो पहले।
ACM हो जाएगा 2F/3M। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ACM। अच्छा, ACM की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रिक्शन भी मिलेगा ही नहीं मिलेगा? तो फ्रिक्शन जो निकल के आता है वो फ्रिक्शन निकल के आ रहा है कितना? 2F/3M। फ्रिक्शन स्टैटिक है तो लेस देन इक्वल्स टू FL, तो रिजल्ट हो जाएगा 2F/3M लेस देन इक्वल्स टू FL। FL को क्या लिखोगे वहां पे? म्यू इंटू N, और N को लिखोगे वहां पे mg-F। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ACM मैक्सिमम होगा, ACM मैक्सिमम होगा तो अल्फा मैक्सिमम होगा। तो पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बताओ अब इक्वेशन क्या निकल के आएगी वहां पे? चेक करो जरा, इक्वेशन 2F/3M माइनस म्यू F। तो चेक करो F की वैल्यू, अच्छा M रहेगा क्या? FS MACM 2F/3 होगा, 2F/3। तो रिजल्ट हो जाएगा F शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 म्यू mg अपॉन 2 माइनस म्यू। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? F शुड बी लेस देन 3 म्यू mg अपॉन क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 म्यू। यहां पे तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? F मैक्सिमम होगा तो ACM मैक्सिमम होगा। ACM कितना हो गया? 2 F/3M, तो 3M कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा 2 म्यू FG। देखो इतना आएगा ही नहीं आएगा? 3M कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F म्यू G अपॉन, और ACM इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ACM इक्वल्स टू R अल्फा। अब चेक कर लो अल्फा मैक्सिमम। अच्छा, अल्फा मैक्स दे रहा है वहां पे 2G/R, फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है क्या? देखो ना, कैलकुलेशन चेक करो ना, जो आंसर देता है 28 का वो देता है वहां पे कितना? 2G/3R। देखो ना, चेक करो अल्फा मैक्स की वैल्यू, एक बार चेक करो ना।
क्वेश्चन में कांटेक्ट छोड़ने की बात तो कर नहीं रहा है वहां पे। इफ देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द सिलेंडर एंड द फ्लोर so that the cylinder is able to roll without slipping, find the maximum angular acceleration that the cylinder can have. यहां पे एफ मैक्स आ रहा है 3 म्यू एम जी अपॉन 2 माइनस 3 म्यू। अच्छा, एफ मैक्स का मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर कांटेक्ट छोड़ दे वहां पे? देखो ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जब हम फोर्स अप्लाई करें तो ये कांटेक्ट छोड़ दे। एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं फिर से जरा ना। पहली इक्वेशन क्या आई वहां पे, n प्लस एफ किसको बैलेंस कर देगा? mg को। पहले फ्रिक्शन डायरेक्शन देख लेते हैं। ये इसको रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट पीछे जा रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। तो इक्वेशन बन गई n प्लस एफ एम जी के बराबर है। एफ एस किसके बराबर है? m इंटू ए सी एम के। नेट टॉर्क हमें कैसा चाहिए? नेट टॉर्क हमें चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। तो f इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर, आई इंटू अल्फा इतना, f माइनस एफ एस इतना, ए सी एम इक्वल्स टू आर अल्फा f माइनस एफ एस हो गया, f माइनस एफ एस एम ए सी एम बाई 2 और एफ एस था एम ए सी एम। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया 2f बाय 3m। देखो चेक करो, यहां तक तो सही लग रहा है मुझे कैलकुलेशन। f माइनस एफ इसको रोटेट कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, एफ एस क्लॉकवाइज, है ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो एफ इंटू आर माइनस एफ एस इंटू आर कैंसल आउट हो गया। एफ एस की वैल्यू पुट कर दी तो एफ, ठीक है, एफ की वैल्यू कितनी आ गई वहां पे? अच्छा, अब यहां से चेक करो। अच्छा, एक चीज और देखो, क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है लैंग्वेज में फ्रिक्शन सफिशिएंट है, हमने ध्यान नहीं दिया लैंग्वेज में। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन। लैंग्वेज हम चेक ध्यान से नहीं पढ़ा अपन ने। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन। सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इसका मतलब कभी हम लिमिटिंग की बात ही नहीं कर रहे होंगे। और सफिशिएंट अगर फ्रिक्शन है तो फिर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, ACM मालूम है ना, F की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन क्या हो जाएगी वहां पे, N प्लस F का मतलब हो गया 3/2 MACM इक्वल्स टू mg। मैक्सिमम फोर्स का मतलब ये हुआ कि नॉर्मल वहां पे क्या कर दो 0, तो ACM ये हो जाएगा 2g/3। अब ACM इक्वल्स टू क्या हो गया, R अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 2g/3r। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो आंसर आता है वो आता है 2g/3r। समझ में नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन सफिशिएंट है इसका मतलब है कि हम कभी लिमिटिंग की बात नहीं कर रहे होंगे। और अगर हम कभी लिमिटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ही केस पॉसिबल है कि जब फोर्स ज्यादा होगा तो ये सिलेंडर कांटेक्ट क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। तो वहां पे हम बेसिकली n को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। वहां पे n को 0 किया और f की वैल्यू हमने यहां पे
पुट कर दी, वहां से हमें एसीएम मिल गया, और एसीएम मिल गया तो वहां से हमें क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। वहां पर देखो जैसे जैसे एफ बढ़ेगा नॉर्मल क्या होगा, घटेगा। तो मैक्सिमम एफ का मतलब है कि एन वहां पे क्या हो जाए, जस्ट वहां पे 0 हो जाए। वहां पे देखो आया कि नहीं समझ में वहां पे। तो है ना, अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, प्योर रोलिंग की। वहां पे ठीक है। तो अब क्या करना है वहां पे तुम लोग, अभी भी ध्यान रखना, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी एटलीस्ट हम लोग 2 लेक्चर और क्या करेंगे, इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी हमने क्या किया कि आज बेसिक समझा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और फिर रोलिंग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ट्रांसलेशनल मोशन, एक बार रोटेशनल मोशन, और बाद में एसीएम इक्वल्स टू आर अल्फा रिलेशन हम यूज करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता है। अगला जो लेक्चर आएगा, तो अगले लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, रोलिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और फिर वहां पे हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन की, कि इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को रिलीज करें तो क्या होता है, कौन पहले पहुंचता है, कौन बाद में पहुंचता है, कब स्लिपिंग होती है। तो वो वाला केस जो रहेगा वो हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वहां पे। तो अब तुम्हें क्या करना है, इससे रिलेटेड इस तरह के जो क्वेश्चन दिए हैं बुक में या मॉड्यूल में, उसको अब सॉल्व करके वहां पे देखना है। तो नोट डाउन कर लो इसको वहां पे।